1935 से लेकर 1945 का जो टर्निंग पॉइंट जिसको हम कह सकते हैं, भूल मान सकते हैं, वो वहाँ उसको अगर हम शुरू करें तो जब जिन्ना वापस भारत की राजनीति में आ जाते हैं और मुस्लिम लीग की कमान संभाल लेते हैं इकबाल के कहने पर। ये और कौन से ईयर की बात हम कर रहे हैं? लगभग 35 उसके आसपास की घटनाओं को जब लियाकत-उद-दीन को लेकर आते हैं तो उस समय जो डील होना शुरू होती है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में, उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन भाई मुस्लिम तुष्टीकरण, भाई ये इतने जिन्ना जबकि खिलाफत के खिलाफ थे। जिन्ना नहीं चाहता था, जिन्ना कभी नहीं चाहता था कि मुल्ला मौलवियों की कोई राजनीति में जगह हो, और जिन्ना कभी भी आंदोलन, उसने पूरे जीवन में कभी आंदोलन नहीं किया, एक दिन के लिए भी जेल नहीं किया, तो सड़क पर आंदोलन करना उसका, वो अपनी क्लास के अगेंस्ट मानता था, तो इसलिए वो साइडलाइन हो गया था इस पूरे प्रकरण के बाद। लेकिन जब उसकी री एंट्री होती है भारत की राजनीति, तब तक उसके अंदर बदलाव आ चुका होता है, महत्वाकांक्षाएं उसकी जग चुकी होती हैं। तो जो हम एक बड़ी भूल करते हैं जिसकी इस देश में कभी चर्चा नहीं होती दुर्भाग्य से, हालांकि अच्छी बात है कि पीएम मोदी और राजनाथ सिंह वगैरह ने भी 2-3 भाषणों में उस घटना का जिक्र किया, लेकिन उतना विस्तार में नहीं किया। वो एक सिंध का जो बंटवारा हुआ, अभी राजनाथ जी ने बोला, इस विषय में बहुत कम लोग जानते हैं। जी बताइए प्लीज। एक पहले अंग्रेजों का जो ब्रिटिश इंडिया जो होता था, उसके एक अलग राज्य हुआ करते, राज्य जैसे राज्य नहीं थे, अलग तरह का एक नक्शे होते थे उसके। तो एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी करके जो राज्य होता था, जो आज जिसके अंदर वर्तमान गुजरात है और वर्तमान महाराष्ट्र है, तब बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अपर महाराष्ट्र का हिस्सा, गुजरात का हिस्सा, और गुजरात के ऊपर जो सिंध लगता है, जो पाकिस्तान का आज प्रांत है, जिसकी पाकिस्तान में राजधानी कराची है, वो इसी बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा होता था। तो ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी 1935 की, जिसके अंदर सिंध, गुजरात और महाराष्ट्र होता था। उसमें हिंदू बहुल राज्य था वो, जिसमें हिंदू बहुसंख्यक थे, मुस्लिम अल्पसंख्यक थे। तो अंग्रेज बॉम्बे से बैठकर इस पूरे राज्य पे अपना प्रशासन चलाते थे, लेकिन स्थानीय निकाय और उन बाकी जगहों पर स्थानीय चुनाव भी होते थे। ऐसे में मुस्लिम लीग के जो नेता थे, और जिन्ना खुद सिंध से आते थे, कराची के रहने वाले थे, तो मतलब रहने वाले तो वो काठियावाड़ के थे, लेकिन उनका बचपन जो है कराची में गुजरा था। उन्होंने बड़ी चालाकी से मुस्लिम लीग के नेतृत्व ने जो है ये मांग शुरू कर दी कि सिंध का जो संचालन है वो बॉम्बे से बैठकर चलाना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे आजकल हम देखते हैं ना कि भाई भोपाल से बैठ के छत्तीसगढ़ नहीं चल सकता, तो मध्य प्रदेश के 2 टुकड़े कर दिए, या जो विदर्भ को लेकर जो बात होती है कि भाई बॉम्बे से लेकर नागपुर बड़ा दूर पड़ता है, तो उसके 2 हिस्से कर देना चाहिए। यही लॉजिक लगाकर कि भाई मुंबई से कराची दूर पड़ता है, तो उसके एक अलग राज्य बना दिया जाए। कहने को यह दिखाया गया कि ये प्रशासनिक तौर पर इसका बंटवारा होना चाहिए, लेकिन ये मजहबी बंटवारे के तौर पर था, क्योंकि अगर सिंध अलग राज्य बनता तो मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाते, तो मुसलमानों का एक राज्य और बहुसंख्यक राज्य हो जाता। अभी तक जो था ना, जो बंगाल मुस्लिम बहुसंख्यक था, लेकिन बहुत 1 या 2% से था, मतलब बिल्कुल बराबर थी। पंजाब, जो संयुक्त पंजाब था, वो भी हल्का सा मुस्लिम बहुमत था, मतलब बहुत ज्यादा नहीं था। लेकिन सिंध में ये रेशो जो है 75 और 25 का होने वाला था, मतलब 75% मुसलमान, 25% हिंदू। तो जो NWFP का था, जो जिसको सीमांत इलाका कहते हैं, जो उसको आज हम जो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस जो पाकिस्तान का है, तो वो बहुमत मुस्लिम है। तो ऐसा सिंध को जो है वो करने की इनके मन में चाल थी मुस्लिम लीग की और मुस्लिम कट्टरपंथियों की। इस ट्रैप में कांग्रेस फंस गई, और जो समझौते हुए, जो डील हुई, उसके अंदर इन लोगों ने जो है वो उसको सिंध के बंटवारे को स्वीकार कर लिया। तो सिंध के बंटवारे का जब बंटवारा हो गया, तो सिंध मुस्लिम बहुल प्रांत बन गया, और वहां पर जो है वो एंटी हिंदू फीलिंग्स वहां पर जो है उसको एक प्रशासन के तौर पर, एक सरकारी नीति के तौर पर मान्यता मिलने लग गई। और उसका खामियाजा क्या हुआ, उसका मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। उसका खामियाजा ये हुआ कि जब 47 में बंटवारे की बात आई, तो एक राज्य की विधानसभाओं को तय करना था कि वो किस देश में मिलेंगे, भारत में या पाकिस्तान में। तो जब सिंध के अंदर, सिंध प्रांतीय असेंबली के अंदर जब वोटिंग हुई, तो चूंकि वहां पर थोड़े से बहुमत से या एक तरह से सहयोगियों के दम पर मुस्लिम लीग सत्ता में काबिज थी, और सहयोगी भी अन्य मुस्लिम लोग ही थे, तो मुस्लिम विधायक ज्यादा थे। नतीजा क्या हुआ, सिंध विधानसभा ने जो है प्रस्ताव जो है वो पाकिस्तान के पक्ष में पारित कर दिया, और सिंध जो है वो भारत का हिस्सा नहीं रह पाया। अगर ये उस वक्त बंटवारा नहीं होता सिंध का, तो कराची आज हमारा होता, हैदराबाद हमारा होता। और सबसे बड़ी बात कि जब हम बंटवारे की बात करते हैं, और बहुत हम सबको ही जिम्मेदारी लेना चाहिए इस देश में, जो अपने आप को थोड़ा सा पढ़ा लिखा या बौद्धिक मानते हैं, जो इतिहास पर बात करते हैं, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम जब भारत के पार्टीशन की बात करते हैं, उसमें जो लोग मारे गए उनकी हम जब बात करते हैं, उसमें जो लोग विस्थापित हुए उनकी हम जब बात करते हैं, उनके जब दुख दर्द की बात करते हैं, तो हम सिंध के लोगों को भूल जाते हैं। हमारा पूरा जो साहित्य लिखा गया, हमारा जो पूरा फोकस है, जो हमारी बॉलीवुड ने जो बंटवारे
पे मूवीज बनाई वो बेसिकली पंजाब वाले हिस्से पे फोकस करते हुए। आप गदर देख लीजिए, गदर में पंजाब का हिस्सा दिखाया गया कि वहाँ पे कैसे मारकाट हुई। या जब बंगाली सिनेमा को देखते हो तो आप उस बंटवारे की बात करते हैं। महाश्वेता देवी के अगर 1-2 उपन्यास है तो उस बंटवारे पर है, तमस उस बंटवारे पर है जो पंजाब में हुआ। पिंजर जो आप मनोज बाजपेयी वाली जो वो मूवी थी जो अमृता प्रीतम की उपन्यास से बनी, तो वो आपको पंजाब में दिखेगी। इवन मंटो की आप बात करेंगे जो पाकिस्तान चले गए, मंटो का पूरा साहित्य जो है पंजाब के बंटवारे पर है। लेकिन सिंध में क्या हुआ? क्या हमने कभी ये बात की? सिंध के सिंधियों पर क्या गुजरी, क्या हमने बात की? क्योंकि उनको जो पंजाबी आए उनको तो पंजाब नॉर्थ इंडिया में बसा दिया गया, देश की राजधानी के पास बसा दिया गया, तो उनकी आवाजें आई, उनके किस्से कहानी बाहर निकल कर आए। लेकिन सिंध से जो लोग आए उसमें से एक लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने किस्से लिखे, बाकी किसको क्या मालूम उन पर क्या गुजरी। मैं अगर सिंध में जो सिंधियों पर जो गुजरी है उसमें कम से कम 1000 किताबें लिखी जा सकती हैं। उनके साथ वो हुआ है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है करण कि सिंध में दंगा लेट शुरू हुआ। सिंध में जो दंगा होता है वो नवंबर 1947 में शुरू होता है। जो सिंध की इकोनॉमी को होल्ड करते थे जो हिंदू सिंधी, उनके घरों के अंदर जबरदस्ती भारत से आए मुसलमानों को बसा दिया गया कि आपको अपना घर शेयर करना पड़ेगा, अपनी बहन बेटियों के साथ उन लोगों को भी अपने साथ रखना पड़ेगा। उन पे क्या क्या गुजरी, वो रातों रात अचानक कैसे भागकर आए, सारी संपत्तियां उनकी चली गई। और उनसे क्या कहा गया? उनसे कहा गया कि आप जो भारत में आ रहे हैं तो शहरों में मत रहिए, आप गांव में जाइए। मैं आपको बताता हूं कैसे। बेसिकली जो पंजाब का जो बंटवारे के बाद जो हिंदू आए थे वो गांव और शहर दोनों के रहने वाले थे। लेकिन जो सिंध से जो हिंदू भागकर आए थे वो शहरी आबादी थी। और जो सिंधियों का जो बिजनेस होता है, जो पंजाबी तो ज्यादातर खेतीहर थे तो उनको खेती करना आती थी और बिजनेस करना भी आता था। लेकिन जो सिंध का हिंदू था वो प्योर बिजनेस क्लास था, और बिजनेस भी वो शहरी बिजनेस करता था, शॉप्स और इस तरह का बिजनेस। तो वो गांव में जाकर नहीं बस सकता था, तो शहरों में आया, शहरों में बसा, खासकर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के इलाकों में। तो शहरों की आबादी बढ़ने लगी। तो गांधी ने अपनी स्पीच में कहा बंटवारे के बाद कि भाई जो सिंध से हिंदू आए हैं वो शहरों में क्यों बोझ बन रहे हैं, वो गांवों में क्यों जाते हैं। वो ये कहते वक्त ये भूल गए, या शायद वो जानकर भी नहीं कहना चाहते थे कि सिंधी हिंदू गांव का व्यापार नहीं कर सकता है, वो ग्रामीण परिवेश में सरवाइव नहीं कर सकता है, उसके लिए शहर ही उसकी रोजी रोटी है। तो वो सिंधियों पर जो गुजरी, कभी उस दर्द की कभी आपने बात सुनी? नहीं, मैं तो ये सिंध के बंटवारे की कीमत जिन हिंदुओं ने चुकाई उनके कौन बात करता है? कोई नहीं बात करता। और ये कितनी बड़ी ब्लंडर थी जो आपने बताई, मुझे इस बारे में नहीं पता था बॉम्बे प्रेसिडेंसी की। अगर सिंध अलग ना हुआ होता, सिंध आज हमारा होता, बिल्कुल हमारा होता। और सिंधी हमारे नेशनल एंथम में आता है पंजाब। हम बात करते हैं मैं किसी के लिए किसी को कम या छोटा नहीं आंक रहा हूं, मैं सबको हक मिलने की बात कर रहा हूं। किसी के अगर इतिहास में दुख छुपा हुआ है तो उसका भी दुख सामने आना चाहिए। हम कितने अच्छे से बात करें, पंजाबी जो आए देखो उन्होंने अपनी दम पर कितना अच्छा मुकाम हासिल किया, बहुत सम्मान की बात है। लेकिन यही बात सिंधियों पर भी लागू होती है। हम में से और आप में से कितने लोग ये बात करते हैं कि जो सब कुछ खोकर आए, उनने कैसे आज पूरी एक इकोनॉमी अपनी खड़ी की है। सिंधी व्यापारी बहुत सफल माने जाते हैं। सबसे दुर्भाग्य की बात है जिस पे हम बहुत कम चर्चा होती है कि जब सिंध के अंदर ये सब हो रहा था तो जो सिंध के कांग्रेस के नेता थे सबसे पहले वो छोड़कर भागकर आ गए। उनको वहां पर मौजूद रहना चाहिए था कि भाई हम तुम्हारी रक्षा के लिए। मैं आचार्य कृपलानी को भी दोषी मानता हूं, मैं उनकी पत्नी सुचेता कृपलानी को भी दोषी मानता हूं। ये लोग आ गए सिंध से उनको उनके हाल पर छोड़कर, और हम आज तक 70, 75, 80 साल बाद भी उनकी बात नहीं करते हैं कि सिंधियों पर क्या गुजरी। तो ये एक मैं लगता है सिंध पार्टीशन पे मैं जो बात कहना चाह रहा था, मैसिव ब्लंडर है जो बहुत कम नोन है। हाँ, क्योंकि बात नहीं करते।